एपिसोड 132। दिल्ली एयरपोर्ट जाने से पहले अमन आयशा से मिलने के लिए राजस्थान गया। राठौर महल पहुंचते ही उसने देखा कि आयशा वहाँ नहीं थी। केतकी ने उसे बताया कि आयशा कोर्ट गई है, तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए कोर्ट चला गया। आयशा इस वक्त कोर्ट रूम में थी अपने केस की सुनवाई के लिए, इसलिए अमन उसका वेट करने के लिए उसके केबिन में ही बैठ गया। वहीं नम्रता भी आयशा से मिलना चाहती थी, मगर अमन ने उसे अपने साथ कोर्ट के अंदर आने नहीं दिया, इसीलिए वो बाहर गाड़ी में ही अमन का वेट कर रही थी। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद आयशा अपने केबिन में आई तो उसने अमन को देखा। अमन को देखकर वो हैरान हो गई। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना घर में? आयशा की आवाज़ में काफ़ी भारीपन सुनाई दे रहा था। अमन की आंखें भर आई आयशा को देखते ही। वो आयशा को अपने गले से लगाते हुए बोला, मैं और नम्रता लंदन जा रहे हैं, तो सोचा कि जाने से पहले तुझसे मिलकर जाऊं। ये सुनकर आयशा थोड़ी चुप सी हो गई। फिर उसने कहा, ओके। आयशा ने बस इतना ही कहा और बहुत मुश्किल से अपने आंसू को रोक के बैठी थी। बाय नहीं बोलेगी मुझे? अमन काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुका था। अपने भाई को यूँ रोता हुआ देख आयशा भी रो पड़ी। उन दोनों को एक दूसरे को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। दोनों भाई बहन को ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो दोनों एक दूसरे से आज आखिरी बार मिल रहे हैं और पता नहीं अब दोनों की मुलाकात कब होगी, कितने सालों के बाद होगी। अपना ध्यान रखना आप। वहाँ कोको भी होगी, आप उसका भी ध्यान रखना। मैं उससे भी कहूँगी कि वो भी आपका ध्यान रखे। मुझे बहुत याद आएगी आपकी। आयशा अमन से लिपट कर रो पड़ी। उन दोनों के बीच का ये प्यार देखकर नम्रता और वेद भी काफ़ी भावुक हो चुके थे। नम्रता ने दूर से उन दोनों भाई बहन की नज़र उतारी और बोली, इन दोनों भाई बहन के प्यार को किसी की नज़र ना लगे, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। आप सही कह रही हो भाभी। अमन भाई और आयशा, इन दोनों ने तो मुझे भी रुला दिया आज। कोई भाई बहन एक दूसरे से इतना निस्वार्थ प्यार नहीं करते जैसे ये चारों भाई बहन एक दूसरे से करते हैं। वेद भी नम्रता की बात पर राज़ी था। तभी आयशा ने उससे पूछा, भाभी नहीं आई? अपने आंसू पोंछते हुए आयशा अमन से बोली। तभी नम्रता की आवाज़ आई हूँ मैं भी तुझसे मिलने के लिए। आयशा ने नम्रता को वीक सी स्माइल दी और बोली, भाई का ध्यान रखना और अपना भी। ओके, तू भी अपना ध्यान रखना। नम्रता भी थोड़ी सी भावुक हो चुकी थी, मगर आयशा को उसके भावुक होना नाटक लग रहा था एकदम, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली नम्रता से। बड़ी मुश्किल से अमन ने अपने आंसू रोके और आयशा को अपने गले से लगाया। बाय, मैं तुझे मिलने आऊँगा बहुत जल्दी। अमन के वहाँ से जाने के बाद आयशा फिर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख वेद उसे संभालने लगा। वो उससे बोला, तूने सुना नहीं अमन भाई ने क्या कहा? अभी वो तुझसे मिलने बहुत जल्द आएंगे, तू रोना बंद कर। अमन भाई तुझे बहुत जल्द सरप्राइज़ देंगे, तू देख लेना, मेरी बात याद रखना। वेद ने आयशा से कहा। आई होप भाई मुझे मिलने के लिए जल्दी आए। मुझे बहुत याद आ रही है अमन भैया की। आयशा का रोना कोई यूजुअल रोना नहीं था। वो अपनी चेयर पर बैठ गई और टेबल पर सिर रख कर रोने लगी। उसे इतना इमोशनल देखकर वेद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और अभय को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में अभय कोर्ट पहुंचा और आयशा के केबिन में चला गया डायरेक्ट। आयशा अभी भी रो रही थी। अभय उसके पास गया और उसे चुप कराने लगा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अभय ने उससे पूछा तो आयशा ने अपने आंसू पोंछ लिए और भारी आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या मतलब आयशा? मुझे यहाँ वेद ने बुलाया है, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास भागा चला आया, और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया? हद है तुम्हारे लिए। अभय उस पर चढ़ गया तो आयशा ने उसे जवाब दिया, तुम्हें यहाँ वेद ने बुलाया है, मैंने नहीं, समझे? जाओ यहाँ से। आयशा भी अभय पर बुरी तरह से चिढ़ गई तो अभय अपनी
वह अपनी गलती मान कर बोला, अच्छा सॉरी, नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा और तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, समझी। अभय वहीं बैठ गया तो आयशा उठकर जाने लगी, मगर अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, चुपचाप यहीं बैठी रहो। चाची सा ने लंच पैक करके दिया था ना सुबह तुम्हें, निकालो वो डिब्बा, लंच साथ में करेंगे। अभय के कहने पर आयशा ने लंच बॉक्स निकाला और टेबल पर रख के वहाँ से जाने लगी, मगर अभय ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे यार तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हो, डब्बा पटक के जा रही हो यहाँ पर, मुझे खाना तो सर्व करो, साथ मिलकर खाएंगे। अभय ने आयशा से कहा, तो आयशा ने अपना सिर ना में हिलाया। यार तुम ना मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मुझे लेट हो रहा है, मेरे एक नए क्लाइंट से मिलना है आज मुझे। तुम बैठकर आराम से यहाँ खाना खाओ और फिर चले जाना यहाँ से, मैं खुद आ जाऊँगी घर। ये बोलकर आयशा वहाँ से चली गई और अभय उसे बस जाता हुआ देखता रहा। आयशा का सिर काफ़ी तेज़ दर्द कर रहा था तो वो पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। वो अपनी गाड़ी की तरफ गई और ड्राइवर से बोली, ड्राइवर मुझे घर ड्रॉप कर दो। आयशा अपने ड्राइवर से बोली, तभी वहाँ पर अभय आ गया और आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। तो आयशा ने अपना हाथ झटकते हुए से कहा, क्या है तुम्हें। तभी अभय ने उससे कहा, घर जाने का मन ही था तो मुझे कह देती, मैं ले चलता तुम्हें घर, मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अभय ने पैसेंजर सीट पर उसे बिठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर आके बैठ गया। सीट बेल्ट लगाओ, अभय ने आयशा से कहा सीट बेल्ट लगाने को, मगर आयशा ने मुंह फेर लिया, वो उसकी बात को अनसुना कर रही थी बार बार। तो फिर अभय ने थक हार कर उसकी सीट बेल्ट खुद ही लगाई। अभय आयशा को लेके कुछ ही देर में घर पहुंचा और धनी से कहकर 2 ब्लैक कॉफ़ी मंगवा दी। आयशा अपना सिर पकड़कर सोफे पर ही बैठ गई। तभी अभय आ गया, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तुम्हें, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँ तुम्हें, हेड मसाज करूँ तुम्हारी। अभय काफ़ी ज़्यादा वरीड दिख रहा था आज आयशा के लिए। अभय के इतने सारे ऑफ़र सुनने के बाद भी आयशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपनी मुंडी बस ना में हिलाई, क्योंकि उसके दिमाग में अब भी अपने भाई के लिए चिंता थी। तभी वहाँ पे जानकी आई, अरे हमारी पोता बहू बहुत ज़िद्दी है, इसे चंपी की ज़रूरत है, ला धानी तेल ला अपनी बाईसा के लिए, मैं थारी बाईसा के सर पे चंपी कर दूँ। जानकी देवी आयशा से के पास बैठते हुए बोली, तो आयशा ने मना करते हुए उसे कहा, दादी मैं ठीक हूँ, आप कष्ट मत करो मेरे सिर पर चंपी करने का। तो जानकी ने उसको पलट कर जवाब दिया, क्यों ना करूँ, अगर मैंने थारी चंपी ना करी तो थारे में मैं ख्याल ना रखा तो थारी हिटलर दादी हमारी जान ले लेवेगी। जानकी आयशा को उसकी दीदा का खौफ दिखाने लगी, मगर अब आयशा को राठौड़ ख़ानदान की कही किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर वो जानकी को मना करके सीन भी क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे मजबूरन उसके हाथों अपनी सिर पे चंपी करवानी पड़ गई। चंपी करवाते वक्त आयशा को अपनी दीदा और अपनी माँ की याद आ गई। उसे अपने बीते दिनों की कोई किस्से याद आने लगे। उसे तब का सीन याद आ गया जब मंजीत आयशा के सिर पर चंपी कर रही थी। तभी अमन अपनी माँ के पास आके बैठ गया और आयशा की को चूटी काट कर चढ़ाते हुए बोला, इसके सिर पे चंपी क्यों कर रहे हो आप, ये तो वैसे ही सबका दिमाग खाती है, तो फिर इसके सिर कैसे दुख सकता है, आप मेरी चंपी करो मम्मी। अमन की बात सुनकर करण भी उसे छेड़ने लगा और बोला, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, एकदम, ये तो जुड़वा है ना, तो फिर दोनों मिलकर सबका दिमाग खाती हैं, इसके सिर पर चंपी मत करो कोई भी, हमारे सिर पर करो। उन दोनों के इतने कहने पर मंजीत ने अमन और करण दोनों को डांट कर चुप करवा दिया। तो आयशा उन दोनों को अजीब दिखाने लगी, अरे मम्मी आप हटो, आपको नहीं आती है सही से चंपी करना, मैं बताता हूँ आपको चंपी करते कैसे हैं। अमन अपनी माँ मंजीत से बोला, तो वो साइड हट गई और अमन आयशा के पीछे आके बैठ गया। अमन ने तेल की कटोरी उठाई और सारा तेल आयशा के सिर पर गिरा दिया और बोला, ऐसे होती है चंपी, अब देख तू, तेरे बाल और ज़्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। हाँ, और फिर मैं और भाई मिलकर तेरी 2 चोटी बनाकर उस पर झूला झूलेंगे। करण ने भी अमन की बात पर हामी भरी। वहीं आयशा मुंह लटकाए उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। फ्लैशबैक एंड। यही किस्सा याद करके आयशा मंद ही मंद मुस्कुराने लगी। बीते दिनों को याद करके आयशा की तो हंसी ही छूट गई। उसे हंसता हुआ देख जानकी और बाकी सब उसे कंफ्यूज होकर घूरने लगे।
तब जाकर आयशा को एहसास हुआ कि वो गलत जगह और गलत लोगों के बीच हंस पड़ी है। थोड़ा सा एम्बैरस होकर उसने कहा सभी से, सॉरी मुझे कुछ याद आ गया था इसीलिए हंसी आ गई, मैं चलती हूँ अपने रूम में। आयशा जल्दी से ऊपर रूम में भाग गई। अपने बचपन की कोई बात याद आ गई होगी उसे। अभय ने बात को कवर किया और कॉफ़ी के कप रूम में ही ले गया आयशा के पास। आयशा सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ काम कर रही थी। तभी अभय रूम में आ गया और उसके पास आके बैठ गया और दोनों कॉफ़ी के कप भी टेबल पर रख दिए। आयशा से बोला, कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो रही है। अभय उससे बोला, मगर आयशा मुंह मटकाते हुए बोली, मेरा मन नहीं है, तुम खुद ही पी लो दोनों कप। तुम अभी नाराज़ हो, अभय मायूस होकर उससे बोला, मगर आयशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन पर ही लगी हुई थी। तो आयशा ने उससे कहा, नहीं मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, समझे तुम, मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का, जाओ यहाँ से। आयशा ने अभय को अपनी बात क्लियर करी और वहाँ से उठकर चली गई। वहीं बेदी मेंशन में मंजीत और दीदा हॉल में बैठे हुए थे, चिंता भरे चेहरे के साथ। इस वक्त बेदी मेंशन में पंडित जी आए हुए थे, उनके खानदानी पंडित जी। मंजीत पंडित जी से बोली, पंडित जी आप कोई उपाय तो बताइए जिससे मेरा बेटा और बहू अपना खुशहाल गृहस्थ जीवन जी सकें। मंजीत अपने सामने बैठे महापंडित जी से बोली। तो पंडित जी ने उससे कहा, इन दोनों की तो आपस में कुंडली ही नहीं मिल रही है, फिर शादी हुई कैसे आपके बेटे की इस लड़की के साथ। पंडित ने मंजीत से पूछा, मगर वो कोई जवाब न दे पाए क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। तभी पंडित जी ने तुक्का मारा, प्रेम विवाह है क्या दोनों का। पंडित जी ने तुक्का लगाया, मगर मंजीत और रीदा अभी भी शांत थे क्योंकि असल में तो नम्रता और अमन का प्रेम विवाह भी नहीं था। पंडित जी, ये शादी मेरे बेटे के मन की नहीं है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद थी तो मैंने इसकी शादी अपने बेटे के साथ करवाने का फ़ैसला किया। वो तो बस मेरे कहने पर मेरा बेटा इस शादी को निभा रहा है, वो इस लड़की को अपने दिल और मन से नहीं अपना पा रहा है असल में। मंजीत ने जब पंडित जी को ये बात बताई तो कुछ कह ही नहीं पाए। तभी पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले, जिस रिश्ते में दिल और मन ही नहीं, उसमें कोई पंडित या कोई उपाय क्या ही कर लेगा। कोई उपाय नहीं होता है मंजीत जी ऐसा, आपने खुद ही अपने बेटे की ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे ले लिया। इस लड़की के कदम आपके बेटे के लिए शुभ है ही नहीं। ये लड़की बाहर से जैसी दिखती है अंदर से वैसी थोड़ी ना है। आपके बेटे को मानसिक तनाव रहता है जब भी ये लड़की आपके बेटे के आसपास रहती है। दोनों के गुण ही नहीं मिल रहे हैं आपस में, और ना ही आपके बेटे का मन है इस लड़की के लिए। कोई उपाय नहीं है ऐसा जो आपके बेटे और बहू को जोड़ कर रख सके। दोनों अगर ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे रहेंगे तो किसी एक की जान भी जा सकती है, क्योंकि लड़की के ग्रह आपके बेटे के लिए काफ़ी भारी हैं। पंडित जी ने आज मंजीत से जैसे जैसे ये कहा वैसे वैसे मंजीत सदमे में जाने लगी थी, क्योंकि आज एक कुंडली मिलान के बाद ही इतने सारे राज उसके सामने आए थे। तभी आगे बोले, अच्छा ये वाली कुंडली छोड़िए, आप ये वाली कुंडली देखिए एक बार, ये मेरी पोती की कुंडली है, इसकी भी शादी हो गई है, इसकी ज़िंदगी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप ज़रा देख के बताइए इसकी शादी टिकेगी या नहीं। दीदा ने आयशा की कुंडली दिखाई पंडित जी को। आयशा की कुंडली देखी, पंडित जी ने आयशा की कुंडली देखी और उनसे पूछा, आपके दिमाग की कुंडली कहाँ है। उन्होंने अभय की कुंडली दीदा से मांगी। पंडित जी, दामाद जी की कुंडली मैं लेके आती हूँ, ये बोलकर मंजीत अपने कमरे में चली गई। 2 मिनट बाद वो अभय की कुंडली के साथ वापस नीचे आई और पंडित जी को वो कुंडली दे दी। अभय और आयशा की कुंडली देखकर ही पंडित जी काफ़ी खुश हो गए। वे बोले, ये कुंडली तो काफ़ी अच्छी है, आपकी बेटी की के तो सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं और आपके दामाद की कुंडली भी बहुत अच्छी है, दोनों के 28 गुण मिल रहे हैं, दोनों की जोड़ी भी बहुत जचती होगी साथ में, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है दोनों बच्चों को अपने खुशहाल जीवन में। पंडित जी ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उन दोनों से पूछा तो वो दोनों चुप हो गईं। आयशा और अभय की कुंडली की शादी के टाइम पर नहीं मिल पाई थी, इसीलिए मंजीत ने आधी रात से कहकर अभय की कुंडली की एक कॉपी अपने पास रखने के लिए मांग ली थी। उन दोनों के बारे में सुनकर ही मंजीत को थोड़ी सी राहत मिली थी। एक जिधर उसे अमन के लिए चिंता थी, अपनी बेटी के लिए सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिल चुकी थी, वरना अमन और नम्रता के बारे में सुनकर तो सदमे में ही जाने को हो चुकी थी।
पता नहीं ये दोनों हर वक्त झगड़ते रहते हैं। इन दोनों का झगड़ा अब इतना बढ़ चुका है कि अब बात तलाक पर पहुंच चुकी है। और आप कह रहे हैं कि दोनों की जोड़ी खूब जचती होगी साथ में। ये दोनों तो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, मंजीत ने कहा। तो पंडित जी बोले, असंभव है इनका तलाक तो। अभी तो इनका संतान योग चल रहा है, तलाक तो हो ही नहीं सकता इनका कभी। पंडित जी ने कहा। संतान योग सुनकर दीदा के मन में तो दीदा मन ही मन खुश होने लगी। उनके मन में लड्डू फूटने लगे। वहीं मंजीत बोली, तलाक के कागज़ बने बने रखे हैं इनके, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है इन दोनों को साथ में रहने का, और आप कह रहे हैं कि इनका संतान योग चल रहा है, तलाक असंभव है, ऐसे कैसे हो सकता है पंडित जी। तभी पंडित जी ने आगे कहा, बहन जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंडली कह रही है, आपकी बेटी और आपके दामाद की। ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे अगर अलग हो गए तो। हाँ, बस आने वाले 3 महीने इन दोनों के लिए काफ़ी कष्ट भरे होंगे। दोनों परिवारों के बीच भी मनमुटाव पैदा हो सकता है, मगर ये दोनों अलग नहीं होंगे। 3 महीने में ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल होगी इनकी, पर समझदारी सिर्फ लड़के के पक्ष से ही दिख रही है मुझे, लड़की के नहीं। लड़की का मन काफ़ी चंचल है, मना लेगा आपका दामाद आपकी बेटी को। आप सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी ही इनके बीच, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आप बस अपने बेटे के लिए कुछ कड़ा फैसला लेने की लीजिए। पंडित जी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर मंजीत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और ना ही दीदा कुछ बोल पा रही थी। तभी हॉल में राजवीर और करण दाखिल हुए। पंडित जी को देखकर राजवीर ने उन्हें ग्रीट किया। उसने उनका आशीर्वाद लिया और वहीं सोफे पर आकर बैठ गया। तभी पंडित जी ने कहा, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी अपनी जगह से उठे और हाथ जोड़कर बोले। मंजीत जी ने उन्हें दक्षिणा दी और फिर वो वहाँ से चले गए। तभी राजवीर ने उससे पूछा, क्या कहा पंडित जी ने। राजवीर ने पूछा तो मंजीत बोली, अमन और नम्रता की कुंडली आपस में नहीं मिल रही है। नम्रता के ग्रह अमन के लिए काफ़ी भारी हैं और उन्होंने कोई उपाय भी नहीं बताया। कोई उपाय? राजवीर ने आगे पूछा तो दीदा बोली, कोई उपाय नहीं है, ना तो दोनों की कुंडली मिलती है आपस में और ना ही दोनों का मन मिलता है और ना ही दोनों के दिल मिलते हैं। दीदा ने एक सांस में राजवीर को जवाब दिया। तभी राजवीर मुंह बनाते हुए बोला, तो फिर आगे क्या करना है। तो मंजीत ने मायूस होकर जवाब दिया, पता नहीं। तभी दीदा बोली, तलाक ही होगा दोनों का, और क्या। वो नम्रता तो मैनू वैसे भी पसंद नहीं थी शुरू से ही। इस मंजीत को तो मैंने रोकने की लाख कोशिश करी, पर इसने सुनी ही कब है मेरी। ये तो कभी किसी की सुनती ही नहीं, करती तो अपने मन की ही है। दीदा सारा दोष मंजीत के सर पर डालने लगी। 6 महीने देखते हैं दोनों का कोई रिस्पॉन्स मिलता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, वरना फिर हमें मजबूर होकर दोनों का तलाक करवाना होगा। मेरे बेटे के लिए भी मुझे ही सोचना है, बाप हूँ उस सबका, अच्छा मुझे ही सोचना है, वरना कुछ लोग तो बस रायते फैलाने आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। राजवीर ने मंजीत को ताना मारा तो उसने अपनी नज़रें नीचे कर लीं, क्योंकि उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी राजवीर ने कहा, बेटे की कुंडली भी दिखाई। राजवीर ने आयशा के लिए पूछा तो मंजीत ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो उसने पूछा आगे, क्या कहा पंडित जी ने। राजवीर ने पूछा तो दीदा बोली, तलाक नहीं होगा दोनों का, दोनों के 28 गुण मिलते हैं आपस में। इस वक्त दोनों का संतान योग चल रहा है। 3 महीने में कोई खुशखबरी मिल सकती है हमें नीनी और अभय की तरफ से, पर नानी बन जाऊंगी मैं। ये वाली लास्ट लाइन दीदा ने अपनी मर्जी से जोड़ी थी। मम्मी जी, आने वाले 3 महीने में दोनों के जीवन में कोई कष्ट भी होगा, ये बात नहीं बताई आपने इन्हें। दोनों परिवार वालों के बीच काफ़ी मनमुटाव भी होगा, ये बात भी नहीं बताई आपने इन्हें। ये बात नहीं बताएंगी क्या आप इनको। मंजीर बीच में बोली तो दीदा चुप हो गई। तो आगे कहा राजवीर ने, जब जो होगा देख लूँगा मैं। करण और कोको की कुंडली नहीं दिखाई। छूटते ही राजवीर ने साइशा और करण के लिए पूछ लिया तो मंजीत ने अपना सिर ना में हिलाया। वो बोली, नहीं अभी नहीं दिखाई, अगले महीने करण का जन्मदिन आ रहा है, उस दिन दिखाऊंगी इन दोनों की कुंडली में। मंजीत ने जवाब दिया। तो राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चलो ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ अभी। ये बोलकर राजवीर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चला गया फ्रेश होने के लिए। वहीं राठौड़ महल में सबके सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी अधिराज बोला, कल अवंतिका और पुलकित आ रहे हैं, सारी तैयारियां करके रखना, शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं बेटी दामाद कर। अधिराज बोला दीपशिखा से। तो सबने हाँ में अपना सिर हिलाया और दीपशिखा ने भी। वैसे दीपशिखा को कोई इंटरेस्ट था नहीं अवंतिका के आने पर कुछ करने का।
तभी आयशा बोली, पापा गिफ्ट्स भी तो चाहिए होंगे ना कल के लिए, मैं गिफ्ट्स लेके आ जाऊंगी उन दोनों के लिए। आयशा ने कामचोरी का बहाना बनाते हुए कहा। तो अभय ने कहा, तुम कितनी कामचोर हो, काम ना करना पड़े तो तुम गिफ्ट्स का बहाना बनाकर शॉपिंग करने जा रही हो। तो आयशा बोली, तुम चुप करो, तैयारियां करनी ही क्या होती हैं, खाना ही तो बनाना होता है, वो तो धानी भी बना लेगी, गिफ्ट्स मैं ले आऊँगी, और काम ही क्या करना होता है, बाकी सारा काम तो पंडित जी का होता है। आयशा ने अभय को पलट कर जवाब दिया। तो अधिराज हंसने लगा आयशा की बात सुनकर। हाँ बेटा, कल पूजा होगी, शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं वो दोनों, इसीलिए कल सत्यनारायण की कथा होगी। अधिराज ने जब आयशा को इस बारे में बताया तो वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, पर जब मैं आई थी इस घर में तब तो कोई कथा नहीं हुई थी मेरे लिए। आयशा ने जब ये बात कही तो सबके सब चुप हो गए। आयशा का ये जवाब सुनकर अधिराज भी चुप हो गया, क्योंकि वाकई में वो लोग आयशा और अभय के लिए ऐसी कोई पूजा उन्होंने करवाई ही नहीं थी, वो ऐसी पूजा करवाना उनके लिए भूल गए थे। अगले महीने तुम दोनों के लिए भी पूजा करवाएंगे, जानकी बोली। तो आयशा ने मुंह भटका लिया। कोई ज़रूरत नहीं है अब इसकी, 3 महीने बाद तो वैसे भी हम दोनों अलग हो ही रहे हैं, फिर पूजा का अचार डालेंगे हम। आयशा मुस्कुराते हुए बोली। तो सबके सब उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे, क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी कही थी। अच्छा, मेरा खाना हो गया है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आयशा अपनी चेयर से उठी और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर रूम में चली गई, और सब उसे ज़्यादा वह देखते रहे। ये तो जिद पर ही अड़ गई है, जानकी अपना सिर पकड़ कर बोली। अब राठौड़ खानदान में टेंशन पैदा हो चुकी थी आयशा की जिद के कारण। आयशा थी ही कुछ ऐसी कि जहाँ भी जाती सबको टेंशन दे देती। वहीं अपने रूम में आयशा शावर लेके जैसे ही रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अभय बेड पर लेटा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। अपने गीले बालों को तौली से झटक कर साफ करते हुए आयशा बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों निहार रहे हो, मुझे नज़र लगाओगे क्या? तभी अभय ने जवाब दिया, तुम्हारे बालों से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभय ने उससे कहा। तो आयशा तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो रोज़ ही ऐसे शैम्पू यूज़ करती हूँ, तब तो तुम्हें कभी नहीं आई ऐसी खुशबू, और ना ही तुमने ऐसी बात कही मुझसे कभी। आयशा ने जब ये बात कही तो अभय ने आगे कहा, अरे यार, मैं कभी बोल ही नहीं पाया तुमसे ये बात, आज हिम्मत करके बोल ही दी मैंने तुमसे ये बात, वरना मुझे तो तुमसे डर भी बहुत लगता है, न जाने कब किस बात पर तुम मेरा मुंह तोड़ दो। अब मैंने आयशा को एकटुक निहारते हुए ये बात कही तो आयशा हंसने लगी और बोली, हाँ अच्छा, अगर तुम मुझसे डरते होते ना तो बात ही कुछ और होती आज, और मुझे तुम्हें डराने का कोई शौक़ भी नहीं है, वरना तुम्हारी चाची और बाकी घर वाले बोलेंगे कि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, इसीलिए मुझे फालतू का बदनाम मत करो तुम, समझे? आयशा ने अभय को पलट कर जवाब दिया। आयशा ने अपने हाथों पर और पैरों पर लोशन लगाया और अपनी साइड पर आकर लेट गई। तभी अभय उसके ऊपर आकर लेट गया। सब कुछ इतनी हड़बड़ाहट में हुआ कि आयशा को रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। आयशा धीमे से बोली, तुम क्या कर रहे हो ये? आयशा के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ तेज़ भागने लगी। वो अभय की गर्म सांसें अपनी तिरछी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम नहीं करती मुझसे प्यार? अबे आयशा के कान में धीरे से बोला तो आयशा को दिल ही दिल गूज़बम्स उठने लगे, उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। काफ़ी देर तक अभय ने आयशा के जवाब का इंतज़ार किया, मगर वो बस उसे एक टुक निहारे जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसका दिमाग एकदम सुन पड़ चुका था, क्योंकि ऐसा तो कुछ पहली बार ही महसूस कर पा रही थी। आयशा का कोई जवाब ना मिलने पर अभय ने आगे जो किया, उसके बाद तो आयशा के पूरे शरीर में एक अलग ही करंट दौड़ने लगा। अभय आयशा के होठों के बिल्कुल नज़दीक चला गया और उन्हें चूम लिया। आयशा अभय को ऐसा करने से रोक ही नहीं पाई। वो धीरे धीरे खुद को अभय के सौंप चुकी थी, क्योंकि वो खुद नहीं, शायद यही चाहती थी, खुद भी यही चाहती थी। उन दोनों का वो किस इतना पैशनेट था कि उन्हें होश ही नहीं रहा किसी भी बात का। कुछ ही देर में वो दोनों अलग हुए तो अभय ने देखा कि आयशा शर्म से लाल हो चुकी थी। उसने अपने मुंह ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। अभय ने आयशा को के साथ आज शरारत करने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए वो ब्लैंकेट के अंदर गया और आयशा को उसकी कमर से जकड़ लिया। मुझे मेरा जवाब मिल गया है, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? करती हो ना तुम मुझसे प्यार? अभय ने उससे पूछा, मगर आयशा ने उसे अब भी कोई जवाब नहीं दिया। तो अभय ने उसकी नाइट ड्रेस की बेल्ट खोल दी और उसकी
तिरछी गर्दन पर एक किस किया, जिस वजह से आयशा की धड़कनें अब और भी ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगीं, घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में भागने लगीं। अब तो उसके रोंगटे और भी हाथों में रोंगटे खड़े हो गए, दिमाग सुन्न हो चुका, उसका शरीर अभय से कह रहा था कि जैसे वो खुद भी आ चाहती हो। आयशा ने फाइनली हाँ कर दी। वो बोली, हाँ करती हूँ मैं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। आयशा ने फाइनली अपने मुंह से जवाब दे दिया अभय को। तो अभय की आंखों की गहराई में देखते हुए वो तो रुक ही गया। क्या तुम अभी भी तलाक चाहती हो? अभय ने उसे पूछा। तो इस बार आयशा चुप हो गई, लेकिन फिर से अभय उसके पीछे पड़ गया जवाब जानने के लिए। वो बोला, बोलो, वरना मैं तुम्हें आज पूरी रात सोने नहीं दूंगा। अभय ने आयशा से जब ऐसा कहा तो वो उसे निहारने लगी एक टुक। उसने जवाब दिया, नहीं चाहती हूँ मैं तुमसे तलाक, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ बस। पर तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो बहुत। आयशा ने फाइनली अभय को अपनी बात क्लियर कर दी। तो अभय मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता हमें हमारे इस रिश्ते को और मजबूत करने की काफ़ी ज़रूरत है? अभय ने उससे कहा। आयशा उसका इशारा समझ रही थी, वो उससे कहना क्या चाहता है। तो आयशा ने तपाक से कहा, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है हमें इस रिश्ते को मजबूत करने की। आयशा ने तपाक से जब उसे जवाब दिया तो अभय के उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला, क्यों, अभी ज़रूरत क्यों नहीं है? मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों हनीमून पर जाएं, पर तुम तो राज़ी ही नहीं हो हनीमून पर चलने के लिए। हनीमून सुनते ही आयशा बोली, कहाँ जा रहे हैं हम हनीमून पर? तिरछी मुस्कान के साथ अभय उससे बोला, अब कैसे राज़ी हुई तुम हनीमून पर चलने के लिए, ज़रा बताना। तो आयशा एम्बेरस हो गई, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा उसे फोर्स करते हुए कहा, अरे हनीमून पर घूमने जाना है, अगर तो जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि पेरिस या मालदीव्स या फिर सिंगापुर चलें। आयशा की चॉइसेस सुनकर अभय बोला, तुम जाना कहाँ चाहती हो, मैं तुम्हें वहीं लेके चलूँगा। तो आयशा ने कहा, पेरिस चले। आयशा ने भोली सी सूरत बनाते हुए उससे ये कहा। तो अभय ने अपनी पलकें झपका ली, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, आयशा ने नाक से कोड़ते हुए उससे कहा। तो अभय उसे हुराने से घूरते हुए बोला, मैडम, हनीमून पर पति के साथ जाया जाता है, इसमें आपकी चॉइस नहीं पूछी जाती है, और तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं जाना है, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? क्योंकि, तो आयशा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे रोक टोक बहुत करते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आयशा ने अभय को ज़ोर से एक चूटी काटते हुए ये बात कही। तो अभय ज़ोर से चिल्लाया, चूटी क्यों काट रही हो तुम मुझे, और मैंने कब करी तुम्हें रोक टोक, बताना ज़रा मुझे। अभय ने भी उससे आयशा को ज़ोर से एक चूटी काट ली। तुम क्यों काट रहे हो मुझे चूटी? आयशा ने अभय को और तेज़ चूटी काट ली। अभय ने आयशा के हाथ पकड़ लिए और बोला, तुम मुझसे लड़ लिया करो, बस घर छोड़कर मत जाया करो यार, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। अगर मैं किसी बुरी संगति में पड़ गया तुम्हारी वजह से, इतना उसकी ज़िम्मेदार तुम ही होगी। आयशा ने अभय की बात सुनकर पलकें झपकाईं और बोली, पक्का पिंकी प्रॉमिस? आयशा ने अभय को अपनी छोटी उंगली दी प्रॉमिस लेने के लिए। तो अभय ने उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर लिया। पिंकी प्रॉमिस, तुम झगड़ा कर लो, तुम 2-3 चूटी ही काट लो, बस घर छोड़कर मत जाया करो। अभय ने उसके माथे को चूम लिया और फिर वो दोनों पूरी रात यूं ही बातें करने लगे। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब वो दोनों खुलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वरना आज तक तो सिर्फ झगड़ा ही करते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।